बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.5 के क्वेश्चन नंबर 3 के एक पार्ट को सॉल्व करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो आपने खुद से ट्राई करने हैं, क्योंकि तीनों पार्ट्स की टेक्निक्स जो है वो तकरीबन सेम ही है। वो कहते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय रिड्यूसिंग देयर ऑगमेंटिंग मैट्रिसेस टू द एचिलॉन फॉर्म एंड द रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म। हमने क्या करना है, हमने इस दी गई मैट्रिक्स को सॉल्व करना है दो तरीक़ों से। पहला तरीका हमारे पास क्या है, एचिलॉन फॉर्म का, और दूसरा तरीका जिसके ज़रिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो है माय डियर स्टूडेंट्स रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म का। तो अपने सोल्यूशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक नया लफ्ज़ आया है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का। इसका मतलब क्या होता है उसको पहले समझना ज़रूरी है। देखिए, ये हमारे पास पहले पार्ट की इक्वेशंस आ गई। अब सॉल्यूशन बाय एचिलॉन फॉर्म। अब ये हमारे पास जो ये चीज़ जो मैंने लिखी हुई है, इट इज़ कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। हमने इसको बनाना किस तरीके से है, इसके अंदर तीन चीज़ें जो हैं वो जहन में रखने वाली हैं। सबसे पहले हमारे पास ये है कि ये जो हमारे पास कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स है, ये कांस्टेंट, इसको हम बी मैट्रिक्स अगर कंसीडर कर लें तो उस मैट्रिक्स का नाम हमने ए मैट्रिक्स के इधर सबस्क्रिप्ट के अंदर लिख देना है। ये पता है आपको इसका कि ये ए की पावर अगर हो बी तो उसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट, और अगर ए के थोड़ा सा नीचे हम कोई लफ्ज़ लिख दें तो उसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। तो ये बी, इसको बी एज्यूम करके -1 को, ये अगर हमारे पास बी मैट्रिक्स हो तो उसको हमने स्मॉल लेटर में यहाँ पे लिख देना है। और दूसरा काम माय डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ये वाली जो हमारे पास सिस्टम्स हैं, इक्वेशंस दी गई हैं, इनके कोएफिशिएंट्स को हमने इस मैट्रिक्स के अंदर लिख देना है। अब देखिए, x1 का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है, 1, वो यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद बेटा x2 का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है, -2, उसको यहाँ पे लिख दिया। फिर x3 के कोएफिशिएंट क्या है, -2, उसको यहाँ पे लिख दिया। इसको अभी आप रहने दें, ठीक है। ये देखें, इस पे यहाँ पर मैंने पेंसिल रख दी। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, x1 का जो हमारे पास कोएफिशिएंट है 2, उसको यहाँ पर लिख दिया। x2 का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है, 3, उसको यहाँ पे लिख दिया। फिर x3 का कोएफिशिएंट 1 आ गया। फिर x1 का कोएफिशिएंट 5 आ गया। फिर x2 का कोएफिशिएंट हमारे पास -4, और x3 का कोएफिशिएंट हमारे पास आ गया -3। ये हमने दूसरा काम कर लिया। अब तीसरा काम हमारे पास क्या है, जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स दिए गए हैं जो इक्वल साइन के राइट हैंड साइड पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसको हमने एंड पे लिख देना है, यानी एक कॉलम की सूरत में लिख देंगे -1 1 1। तो ये तीन काम, और ये टोटली ओवरऑल इसको कह देंगे इट इज़ कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर हमने तीन काम किए। जो कॉन्स्टेंट्स हमारे पास है उसको एक मैट्रिक्स एज्यूम करके, फॉर एग्जांपल बी है तो उसको स्मॉल बी की सूरत में ए मैट्रिक्स के सबस्क्रिप्ट के अंदर लिख दिया। फिर कोएफिशिएंट की हमने मैट्रिक्स बना ली, उसको यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद बेटा कॉन्स्टेंट्स को हमने उसी मैट्रिक्स के एंड पे लिख दिया। अब बात जो मैथमेटिशियन हजरात है वो यहाँ पर लाइन भी ड्रा कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर लाइन ड्रा कर लें फिर भी ठीक है, अगर बेटा लाइन ड्रा ना करें फिर भी ठीक है। ये दोनों तरीके से क्वेश्चन हमारे पास ठीक है। अब बेटा हमने क्या करना है, हमने ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना ली, क्योंकि सवाल के अंदर उसने हमें शर्त लगाई है बाय रिड्यूसिंग देयर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब हमने इसको रिड्यूस करना है, ये वाली जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसको हमने रिड्यूस करना है एचिलॉन फॉर्म के अंदर और रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म के अंदर। तो एचिलॉन फॉर्म और रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म के बारे में तफसीली लेक्चर बेटा मैं दे चुका हूँ। तो अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो वॉच नहीं की तो उस वीडियो को पहले अच्छी तरीके से वॉच कर ले, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर भी ऐड कर देता हूँ। तो एचिलॉन फॉर्म हमारे पास ये है, मैंने इन शॉर्ट यहाँ पर बता भी दी, ब्रीफ कर दिया आपको। ये हमारे पास मेन डायगोनल आ गया। तो इस मेन डायगोनल के अंदर जो आइडेंटिटीज एलिमेंट्स होते हैं वो हमने 1 1 1 बनाने होते हैं, और उससे नीचे तमाम की तमाम एंट्रीज हमारे पास 0 होनी चाहिए। इट इज़ कॉल्ड एचिलॉन फॉर्म। तो अब आप देखें यहाँ पर 1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो पहली कंडीशन
तो फुलफिल हो रही है, यहाँ पर 1 मौजूद है। अब बेटा हमने क्या करना है, यहाँ पर 0 बनाना है और यहाँ पर 0 बनाना है। तो यहाँ पर 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 होना चाहिए। जब 2 - 2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक हो गया बेटा। तो वही अमल मैंने यहाँ पर कर दिया। देखिए R2 - 2R1, यानी R आसान लफ्ज़ों के अंदर आप इस तरह कह सकते हैं कि R1 को -2 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर दें। अब तरीका आपने वही अडॉप्ट करना है जो मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको बेटा बताया है, ताकि गलती का चांस ना हो। क्योंकि ये मल्टीप्लाई करते हुए रो ऑपरेशंस की या कॉलम ऑपरेशंस की जब हम मल्टीप्लिकेशन का अमल करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस होता है गलती का। तो सबसे पहले R1 - 2, यानी R1 को हम -2 से मल्टीप्लाई कर लें। ये आपने लेड पेंसिल का इस्तेमाल करना है, कच्ची पेंसिल का। देखिए R1 को -2 से मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले हमारे पास देखें R1 ये मौजूद है, इसको बेटा -2 से मल्टीप्लाई करो। देखो 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2, फिर -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया 4, फिर बेटा -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया 4, फिर -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया 2। ये आपने कच्ची पेंसिल से लिख लिया। अब हमने क्या करना है, R2 - 2R1। अब हमने इसको कंसीडर करना है, क्योंकि ये वाला जो आंसर हमारे पास आया है ये -2R1 का है। R2 हमारे पास क्या है, 2। अब देखिए 2 - 2 के आंसर आ गया 0। उसके बाद 3 + 4 के आंसर आ गया 7। उसके बाद 1 + 4 के आंसर आ गया 5। उसके बाद 1 + 2 के आंसर आ गया 3। देखिए इस तरीके से हमने कितनी आसानी के साथ अपने इस टास्क को कंप्लीट कर लिया। ठीक हो गया बेटा। तो ये काम आप लेड पेंसिल से यानी कच्ची पेंसिल से करें। जो भी आपने जिस रो को जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कच्ची पेंसिल के साथ, उसका पहले आंसर लिख लें, फिर उस ऑपरेशन को परफॉर्म कर दें। R2 - 2R1, ये -2R1 का आंसर आ गया। अब जो भी साइन है उसके मुताबिक ऑपरेशन परफॉर्म कर दें। 2 - 2 0, यहाँ पर प्लस का साइन है, 3 + 4 7 एंड सो ऑन। अब ये दूसरा काम अब हमने क्या करना है, यहाँ पर तो 0 आ गया बेटा। अब हमने यहाँ पर भी 0 लेके आना है। यहाँ पर 0 लाने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। अब देखिए हमारे पास क्या है, R3 - 5R1, इसको -5 से मल्टीप्लाई करें। 1 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा -5। उसके बाद -2 को जब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, -2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, और ये -1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5। अब ये हमारे पास किस चीज़ का आंसर आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, -5R1 का। अब R3 के अंदर इसको ऐड कर दें। देखिए 5 - 5 हमारे पास क्या आ गया बेटा, 0। उसके बाद -4 + 10 हमारे पास क्या आ गया, 6। उसके बाद -3 + 10 हमारे पास क्या आ गया, 7। उसके बाद 1 + 5 हमारे पास क्या आ गया, 6। देखिए इस तरीके से जो मैंने आपको बताया है, हम बहुत ही आसानी के साथ अपने रो ऑपरेशंस के मल्टीप्लाई अमल को, मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को बग़ैर किसी गलती के, बग़ैर किसी मिस्टेक के, इंतहाई आसानी के साथ और एक्यूरेसी के साथ बेटा परफॉर्म कर सकते हैं। आपने इसी प्रोसेस को बेटा फॉलो करना है। अब देखिए यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट 0 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। अब हमारे पास क्या है, जो हमारे पास सेकंड एलिमेंट है, सेकंड रो का जो हमारे पास एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 7 है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लाने के लिए 7 - 6 1, हमारा मसला हल हो गया। यानी R2 - R3,
ये देखें R2 माइनस R3 जब हम करेंगे 7 माइनस 0 माइनस 0 0, उसके बाद बेटा 7 माइनस 6 हमारे पास क्या आ गया 1, उसके बाद 5 माइनस 7 माइनस 2, उसके बाद 3 माइनस 6 हमारे पास क्या आएगा माइनस 3, और वही यहाँ पर मैंने लिख दिया R2 माइनस R3। अब बेटा यहाँ पर 1 तो हम ले आए, लेकिन एचिलॉन फॉर्म के रूप से एचिलॉन फॉर्म अकॉर्डिंगली यहाँ पर 0 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए मैंने आपको शो भी करवाया था, यहाँ पर 1 आ गया, अब यहाँ पर 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर बेटा 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम -6 के साथ। 6 माइनस 6 हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको भी उसी तरीके से आपने करना है। देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर R3 माइनस 6 R2, R2 को -6 से मल्टीप्लाई करें और फिर R3 के अंदर ऐड कर दें। आसान तरीका ये देखें, 0 को -6 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा हमारे पास 0 आ गया। 1 को भी बल्कि यहाँ पर 1 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये -6 आ गया। फिर -2 को जब -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ गया। फिर -3 को जब -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हमारे पास आ गया। ठीक हो गया बेटा। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ऐड कर दें 0 हमारे पास -0 0, फिर 6 माइनस 6 हमारे पास क्या आ गया बेटा, वो हमारे पास देखिए 0 के बराबर आ गया। 6 माइनस 6 हमारे पास 0 के बराबर आ गया। फिर 7 प्लस 12 वो 19 के बराबर आ गया, और 6 प्लस 18 हमारे पास किसके बराबर आ गया, 24 के बराबर आ गया। अब ये देखिए हमने इसको भी टास्क को कंप्लीट कर लिया, ये 1 के नीचे 0 आ गया। अब ये हमारे पास प्राइमरी डायगोनल इस मैट्रिक्स का आ रहा है। अब यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ पर 1 होने के लिए सिंपली इसको 19 के साथ आप डिवाइड कर दें बेटा, यानी किसको, R3 को, तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट पेज के ऊपर हमने यही काम किया, यह हमने R3 को 19 के साथ बेटा डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 24/19 आ गया। अब देखिए इसको हमने एचिलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। एचिलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के बाद अब हमने इस मैट्रिक्स को इक्वेशन की सूरत में लिखना है। ये हमारे पास किसका कोफिशिएंट था, x1 का, तो इसको हमने x1 लिख दिया। ये किसका कोफिशिएंट था, x2 का, तो यहाँ पर लिख देंगे -2x2। ये किसका कोफिशिएंट था, x3 का, तो यहाँ पर लिख देंगे -2x3। इसको भी आप रहने दें क्योंकि ये कांस्टेंट हमारे पास है। फिर 0x1 उसको लिखें या ना लिखें सेम बात है, अगर आप लिख दें तो ठीक है, ना लिखें फिर भी ठीक है, क्योंकि 0x1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब ये किसका कोफिशिएंट है, x2 का, और यहाँ पर -2x3, और ये किसका कोफिशिएंट है, x3 का, और इसको हम इक्वल साइन के राइट हैंड साइड पे लिख देंगे। ये -1, ये -3, ये 24/19, तो ये इक्वेशन नंबर 1 का नाम इसको दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हमारे पास x3 की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स आ चुकी है। अब बेटा हमने क्या काम करना है, हमने इस वैल्यू की मदद से x2 की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है और बेटा x1 की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, x3 को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो x2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर x3 और x2 की वैल्यू को रेस्पेक्टिवली इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी, और हमारे पास इस तरह तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो नाउ पुट x3 इज इक्वल टू 24/19 इन इक्वेशन 2। ये इक्वेशन नंबर 2 के अंदर बेटा इसको हमने पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 2 में जब हमने इसे पुट किया तो हमारे पास x2 इज इक्वल टू -3 प्लस 48/19। ठीक हो गया बेटा। तो इस तरीके से अब आप इसको सिंपलीफाई करें। सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा -9/19 का। ये थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ भी कर दूं। देखिए x2 हमारे पास ये मौजूद है। अब हमारे पास
ये जब उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, -3 + 2x3। x2 किसके बराबर आ जाएगा, -3 + 2x3, -3 + 2 और फिर x3 की वैल्यू हमने बेटा पुट कर दी। x3 की वैल्यू हम पुट कर देंगे जो हमारे पास 24/19 है। तो 24 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 48/19। उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x2 की फाइनल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -9/19। अब हमने x2 की वैल्यू और x3 की वैल्यू को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने इसको पुट किया बेटा, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो x1 का फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 11/19। तो इस तरीके से हमने x1 की वैल्यू को फाइंड आउट किया, x2 की वैल्यू को फाइंड आउट किया और x3 की वैल्यू को फाइंड आउट किया। और यही हमारा रिक्वायर्ड टास्क था कि हमने तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करना था। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या काम करना है, हमने यही काम रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म के जरिए करना है, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर उसने मेंशन किया हुआ है कि आपने इसको जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ये वाली, इसको आपने रिड्यूस करना, इसको आपने सॉल्व करना है एचेलॉन फॉर्म के ज़रिए भी और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के ज़रिए भी। तो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म हमारे पास क्या होती है, देखिए यहाँ पर ये प्राइमरी डायगोनल है, इससे ऊपर वाली एंट्रीज भी 0 होनी चाहिए और इससे नीचे वाली एंट्रीज भी 0 होनी चाहिए। इसको 1 बनाया, फिर इसको बेटा हमने बनाना है, इसको भी 1 बनाना है और इससे नीचे भी 0 करना है और इससे ऊपर भी बेटा हमने 0 बनाना है। ठीक हो गया। इसी तरीके से माय डियर स्टूडेंट, इसको 1 बनाएंगे तो इससे ऊपर वाली एंट्रीज भी हमें 0 0 करनी होगी। ठीक हो गया बेटा। यानी कि अब हमने इसे रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो उसका तरीकाकार बिल्कुल वही है जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 1 मौजूद है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1 तो एग्जिस्ट कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर 1 एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर भी हमने 0 बनाना है, यहाँ पर भी 0 बनाना है। तो बिल्कुल उसी तरीके से इस रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर बेटा ऐड कर देंगे। ठीक हो गया बेटा। R2 - 2R1। अब देखिए -2 आ गया यहाँ पर, तो 2 - 2 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी प्रोसेसिंग आपने बेटा कंप्लीट कर लेनी है। बेहतर यह है कि आप इसको कच्ची पेंसिल से लिख के कर लें। एक प्रोसेसिंग मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपने खुद कर लेनी है। देखिए R1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर -2 को -2 से मल्टीप्लाई किए 4, -2 को -2 से मल्टीप्लाई किए 4, -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2। अब देखिए 2 - 2 0, 3 + 4 7, 1 + 4 5 और 1 + 2 3। ठीक हो गया बेटा। आपने इस तरीके से ये प्रोसेस करना है। यानी ये वाला जो हमारे पास आंसर है, ये आंसर किसका है, -2R1 का। इसी तरीके से उसके बाद आपने इसको इरेज कर देना है। ये अब समझे आपका रफ अमल है। आपने कच्ची पेंसिल से, लेड पेंसिल से ये मल्टीप्लाई का अमल करने के बाद जो भी प्रोसेसिंग होगी उसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद इसको इरेज कर देंगे। उसका फ़ायदा माय डियर स्टूडेंट ये होगा कि गलती के चांस तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद यहाँ पर हमने 0 लेके आना है, तो इसको -5 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। देखिए ये काम हमने किया। उसके बाद यहाँ पर 1 लेके आना है, तो R2 - R3, R2 - R3 यहाँ पर हमने कर दिया। अब बेटा हमने क्या करना है, यहाँ पर 0 लेके आना है और यहाँ पर 0 लेके आना है। यहाँ पर 0 लाने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर देंगे, R1 + 2R2। और यहाँ पर 0 लाने के लिए क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, R3 - 6R2। अब यहाँ पर हमने क्या बेटा करना है, यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 1 लेके आना है, तो क्या करेंगे, इसको 19 के साथ डिवाइड कर देंगे। यानी R3 को बेटा हम क्या करेंगे, 19 के साथ जब डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। देखें R3 को 19 के साथ हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये 1 आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर भी 0 बनाना है और बेटा यहाँ पर भी 0 बनाना है। सिंपल, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक हो गया बेटा। देखिए यही काम हमने किया। R1 + 6R3
और R2 + 2 R3, यहाँ पर भी 0 आ गया, यहाँ पर भी 0 आ गया। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि 11/19 कैसे आ गया। ये ब्लैक मार्कर से मैंने रफ अमल किया है आपको समझाने के लिए, या आप इसको साइड पे परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए R1 हमारे पास क्या है, यहाँ पे गौर करें। R1 बेटा हमारे पास है -7, ये देखिए -7, ये मैंने -7 यहाँ पर एज इट इज लिख दिया, -7, ये देखिए ठीक हो गया। उसके बाद +6 R3, +6 को एज इट इज लिख दिया, और R3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखिए 24/19, ये लिखा हुआ 24/19। अब इसको यहाँ पर इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए -7 + 6 × 24/19 = -7 + 144/19। अब इसका एलसीएम ले लें, इसका हमने एलसीएम ले लिया तो -133 + 144/19 = 11/19। तो इस तरीके से यहाँ पर 11/19 आ गया। ठीक है बेटा। अब हमारे पास x1 की वैल्यू भी आ गई, जो कि क्या किसके बराबर है, 11/19 के, और x2 की वैल्यू आ गई -9/19 की, और x3 की वैल्यू हमारे पास आ गई 24/19 के। क्योंकि अब हमने इसको इक्वेशन की फॉर्म के अंदर लिखना है। यहाँ पर सिर्फ हमारे पास x1 आएगा, ये 0 0 है, x1 मैंने लिख दिया 11/19, और यहाँ पर बेटा हमारे पास क्या आएगा, x2 आएगा, तो मैंने x2 को लिख दिया -9/19, और यहाँ पर क्या आएगा, x3 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों 0 हो जाएंगे। उसकी वैल्यू यहाँ पर लिख दी मैंने 24/19। और ये हमारे पास क्या होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, जो कि इक्वेशन के बेटा राइट हैंड साइड पे होते हैं। तो इस तरीके से हमने x1, x2 और x3 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया इंतहाई आसानी के साथ। ठीक हो गया बेटा, ये हमारा क्वेश्चन जो था कंप्लीट हो गया। इसके बाकी पार्ट्स आपने खुद करने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स के अंदर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इमीडिएट रेस्पॉन्स दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया।